ले जनाब। Autumn 9. Suhail, Talha, Umar and Company, a partnership concern, is engaged in trading of cloth. The firm bought a plot of land from Shining Star Limited. फर्म ने एक लैंड खरीदा है किससे? शाइनिंग स्टार से। मुझे यहां तक रोकिए और मुझे बताइए सवाल किस तरफ या किस कॉन्सेप्ट की तरफ जाता लग रहा है आपको? एक फर्म लैंड खरीद रही है तो ये किस तरफ जा रहा है? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा है। तो आपके माइंड में फौरन से पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए और अब आपने उसके मुताबिक उसको देखना। अच्छा जी, आफ्टर सम टाइम तलहा एंड उमैर ऑन देयर ओन, उन्होंने अपने खाते, अपने पैसों से, अपने अकाउंट से तीन तीन मोर तीन नए प्लॉट्स खरीद लिए उसी लोकेलिटी में और वहां से अच्छा मुनाफा कमाया। सोहेल को पता चला कि भाई उनको प्रॉफिट हुआ तो उसने तलहा और उमैर को अदालत ले गया और कहा कि भाई मुझे इसमें से हिस्सा दो। बताइए कि क्या उनका हिस्सा बनता है या नहीं बनता? ये याद रखते हुए कि उन्होंने जो प्लॉट खरीदे वो ऑन देयर ओन अकाउंट है, क्या उसका हिस्सा बनता है या नहीं बनता? अगर दो शख्स अपनी जेब से पैसे भर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को यूज कर रहे हैं, अपने पैसों को यूज करके कुछ चीज खरीद रहे हैं, तो क्या वो चीज पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या वो चीज पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कहलाएगी? इतना मुझे बताइए पहले। अगर मैं अपनी जेब से अपने लिए कुछ खरीदूं तो क्या मैं ये कहूंगा कि ये प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की है? नहीं। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कब कहलाएगी? जब मैं वो चीज पार्टनरशिप के नाम ट्रांसफर करूंगा। ऐसे ही है ना? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी उस वक्त कहलाएगी कि जब मैं वही चीज पार्टनरशिप फर्म के नाम पे ट्रांसफर करता हूँ। अच्छा मुझे बताइए उनका बिजनेस क्या था? उनका बिजनेस क्या था? कपड़ा बेचते थे। तो क्या कपड़ा बेचना और प्लॉट खरीदना इसका आपस में कोई लिंक है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्लॉट खरीदना सेम बिजनेस है? यानी कि उन्होंने सेम बिजनेस तो नहीं किया, ये बात तो सबको क्लियर हो गई जी। इसीलिए मैंने कहा, जो आपने सर पे हाथ रखा ना, मैंने इसलिए कहा ये सेम बिजनेस तो नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप ने लेट सपोज डीएचए में एक प्लॉट खरीद लिया है और पार्टनर्स को लगा कि यार अच्छा डीएचए में अगर हम भी प्लॉट खरीद लें तो हमारा भी प्लॉट कल को उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, चलो हम भी परचेज कर लेते हैं। तो जस्ट लाइक नॉर्मल कस्टमर्स, उन्होंने भी अपनी जेब से अपना पैसा खर्च करके उसी के आसपास प्लॉट खरीद दिया। तो ये तो वैलिड है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। या आपको कोई मसला इसमें नजर आ रहा है? सवाल सिर्फ ये था कि क्या उसको उस शेयर में से, वो जो उन दो पार्टनर्स का प्लॉट ऊपर हो गया, बढ़ गई उसकी वैल्यू, क्या उस बढ़ी हुई वैल्यू से कुछ पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उन्होंने खरीदा है ऑन देयर ओन अकाउंट। उन्होंने खरीदा है अपने लिए, अपने पैसों से, पार्टनरशिप के पैसों से नहीं खरीदा। चले इसी को मैं जरा आगे लेके जाता हूं। मुझे बताइए हर पार्टनर को जो साल के एंड पे प्रॉफिट मिलता है, फर्म ने प्रॉफिट कमाया 4 लाख और 4 लाख में से 1 लाख रुपया उसने एक ए को दे दिया जो कि पार्टनर है। अब ये 1 लाख रुपया फर्म का लाख रुपया कहलाएगा या ए का लाख रुपया कहलाएगा? क्या इस लाख रुपए पे फर्म का हिस्सा है या नहीं? क्या फर्म ये कह सकती है कि ये लाख रुपया मेरी प्रॉपर्टी है?
क्या फर्म ये कह सकती है कि ये लाख रुपए मेरी प्रॉपर्टी? जी बताइए। नहीं कह सकती, क्यों? क्योंकि उसने आगे दे दिया ना। अब तो ये पार्टनर का है, और पार्टनर उस 1 लाख रुपए से कुछ भी करे। पार्टनर उस 1 लाख रुपए से कुछ भी करे, उसकी मर्जी। तो ये क्वेश्चन अब क्लियर है? इज द क्वेश्चन क्लियर? सबको क्लियर हो गया? आगे चलते हैं एक स्टेप आगे। ओ आर एन पी, उबैद रहील परवेज पार्टनर्स हैं एक फर्म में। यकम सितंबर को परवेज भाई रिटायर हो गए। रिमेनिंग पार्टनर्स ने बिजनेस कंटिन्यू रखा with the property of the firm without final settlement of accounts as between them and परवेज। अब बताइए परवेज के पास क्या राइट्स है? चलें मैं इस सवाल को थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ। शुरू में उबैद रहील परवेज 3 पार्टनर्स थे। क्या तीनों पार्टनर्स कैपिटल लेकर आते हैं बाय डिफॉल्ट? अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या हम ये अज्यूम कर लेते हैं ना कि तीनों ने इक्वल कैपिटल दिया होगा? अगर इक्वल ना होता तो कम से कम सवाल हमें बता देता। ऐसा ही होता है, बाय डिफॉल्ट अजम्पशन यही होती है कि तीनों बंदे कैपिटल लेकर आए होंगे। ठीक है। अब हुआ ये कि उबैद रहील परवेज तीनों ने फर्ज करें लाख लाख रुपया दिया फर्म को, और 3 लाख रुपए से फर्म ने कारोबार शुरू किया। कुछ टाइम के बाद परवेज रिटायर होकर चला गया। परवेज रिटायर होकर चला गया, क्या परवेज का पैसा अभी भी फर्म में है? क्या परवेज का पैसा अभी भी फर्म में है? क्योंकि फर्म ने फाइनल सेटलमेंट नहीं की, जाते हुए को पैसा नहीं दे के भेजा। उसने जाते हुए को पैसा नहीं दे के भेजा। सवाल क्लियरली कह रहा है विदाउट फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ परवेज ने अल्लाह हाफिज किया और दरवाजे से बाहर आ गया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक जो प्रॉफिट अर्न होगा वो परवेज का उस पर हक है? तो एक तो उसके पास ये राइट हो गया, एक तो उसके पास ये राइट हो गया कि भाई जो प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा वो उसमें से मेरा शेयर मुझे देते रहना। ठीक है। चले एक चीज और बताएं। परवेज अगर ये कहे कि मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो क्या उसके पास कोई दूसरा राइट है? जरा सोच के जवाब दे। जरा देखूं आपकी नॉलेज कहां तक पहुंचती है। एक शख्स, उसने पार्टनरशिप में पैसे लगाए, लगाने के बाद रिटायर हो गया। फर्म ने उसको उसका हिस्सा दे के नहीं निकाला। उसका हिस्सा अभी भी फर्म के अंदर मौजूद है। फर्म उस हिस्से से खेल रही है, कमा रही है। अब उसके पास एक ऑप्शन तो ये है कि वो फर्म से कहे भाई देखो अभी तक मेरा हिस्सा इसमें मौजूद है, ठीक है मैं रिटायर हो गया हूँ, एक्टिवली पार्ट नहीं कर रहा, तुम मुझे मेरा प्रॉफिट का शेयर देते जाओ, या अगर तुम्हें लग रहा है कि वो महंगा है तो मेरा पैसा तो अभी भी तुम्हारे पास पड़ा हुआ है ना। मेरा पैसा अभी भी तुम्हारे पास पड़ा हुआ है ना। उसको बतौर लोन समझ लो, उसको बतौर लोन समझ लो और मुझे इंटरेस्ट देते जाओ उस पैसे का। मुझे इंटरेस्ट देते जाओ उस पैसे का। तो यस, उससे कंसल्ट किया जाएगा कि भाई प्रॉफिट चाहिए या इंटरेस्ट चाहिए। अच्छा ये बताइए कि इंटरेस्ट कितने परसेंट होना चाहिए अगर डिसाइड नहीं है तो? इंटरेस्ट में कितने परसेंट रखूं अगर डिसाइड ना हो? 6%। तो ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि पार्टनर निकल चुका है, उसका पैसा अभी तक फर्म में फंसा हुआ है। अब उसके पास ये राइट है कि या तो वो प्रॉफिट्स ले ले या वो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ले ले। तो ये सवाल अब क्लियर है आपको?
आई थिंक अभी तक सबसे ज्यादा टेक्निकल सवाल हमने यही देखा। इवन वो वाला सवाल भी टेक्निकल नहीं था 11 चैप्टर का। क्योंकि यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर देखे ना, उसने पार्टनरशिप छोड़ दी है तो उसके साथ के सारे राइट्स खत्म हो गए। ऐसा नहीं है। सारे राइट्स उस वक्त खत्म होते जब फर्म उसको फाइनल सेटलमेंट करके भेजती। फर्म कहती कि भाई ये पकड़ो तुम्हारा हिस्सा, अब तुम जानो और हम जाने, तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। समझ आई? कहानी समझ आ रही है? ओके। स्प्रिंग 10। दानिश एक लॉयर है, उसने बासित को पार्टनरशिप में एडमिट किया बाय परसुएडिंग हिम दैट कि उसकी प्रैक्टिस जो है वो 20 मिलियन सालाना अर्न करती है। बाद में ये पता चला कि वो पार्टनरशिप 20 मिलियन क्या, मुश्किल से 8 मिलियन कर पाती है साल का। इधर रोक दे सवाल को, मुझे सिर्फ इतना बताइए। मेरा आपसे एक सवाल है। एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जरा पार्टनरशिप एक्ट से बाहर है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बात कहाँ को जा रही है? जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, मेरा सवाल उनसे। कंटिंजेंट? कंटिंजेंट कैसे हमारा? कंटिंजेंट कैसे? उसने ही कहा कि भाई मेरी फर्म 20 मिलियन कमाती है और उसी के ऊपर लालच में आके उसने एग्रीमेंट तय कर दिया। हाउ इट इज कंटिंजेंट? ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये हुआ तो मैं वैसे करूंगा? उसने तो ऑलरेडी कर लिया। उसने तो ऑलरेडी उसको उसने तो ऑलरेडी उसको उसने तो भाई ऑलरेडी उसको एडमिट कर लिया। तो ये फ्रॉड है। फ्रॉड कैसे है? ये वर्ड बता। परसुएडिंग, उसको मजबूर करके, लालच देके, उस पता है कि ये चीज गलत है। दानिश को पता था कि ये गलत है, मैं झूठ बोल रहा हूं, मगर उसने उस झूठ को ऐसा प्रेजेंट किया कि बासित बेचारा पे कायल कर दिया, माइल कर दिया, बिल्कुल। अच्छा जी, चलिए अब वापस आ जाएं। बताइए क्या राइट्स अवेलेबल हैं बासित के पास? क्या राइट्स हैं उसके पास? हम ये कह सकते हैं कि भाई चूंकि उसने उसको फ्रॉड के जुमरे में लाके एंटर किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल करेगा। अब यहां पर देखें, जो चीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हो और पार्टनरशिप एक्ट में ना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमेशा ऊपर आएगा। तो ये सवाल हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी आंसर कर सकते हैं कि अब चूंकि उसने उसको परसुएट किया है, तो उसके एंड पे वॉइडेबल हो जाएगा। चाहे तो माने, चाहे तो ना माने, और अगर माने तो फिर दूसरी पार्टी से कंपनसेशन की बात कर ले। तो इंडेमनिफिकेशन वाला पॉइंट, कंपनसेशन वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब चूंकि सवाल पुराना है तो हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते। अब इतना कॉन्सेप्ट इस किताब में, इस चैप्टर के अंदर मौजूद नहीं है। आपको जितना बता दिया उतना ही काफी है। ये सवाल टेक्निकली अब 5 से 2 नंबर का हो गया, क्योंकि अब पार्टनरशिप एक्ट में से उसने वो चीजें निकाल दी हैं। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ऊपर आ, रफीक बारी फुरकान ने डिसाइड किया कि वो पार्टनरशिप का बिजनेस करेंगे जिसमें वो मेडिकल इक्विपमेंट्स बेचेंगे। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, बताएं क्या म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज है। अब मैं ये कह दूं कि ये सवाल केस स्टडी है? क्या मैं ये कहूं कि ये सवाल एक केस स्टडी है? ये सवाल केस स्टडी नहीं है, ये सवाल सीधा सवाल है। तो आपने क्या करना है, शीट के ऊपर लिखने हैं म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और नीचे लिखना है रफीक बारी और फुरकान के दरमियान जो हुआ है, और नीचे सारी की सारी
वो जो 6-7 बातें हैं वो आ जाएगी। आगे चलते हैं। काशिफ, इरफान, शुजात पार्टनर्स है एक फर्म में। इरफान बॉट अ शॉप इन हिज ओन नेम, इरफान ने अपने नाम पे शॉप खरीदी है। और ही इशूड अ चेक फ्रॉम द पार्टनरशिप अकाउंट एंड डेबिटेड हिज अकाउंट विद द परचेज प्राइस। उत्तरी रुक जाए, मुझे बताइए क्या हुआ अभी तक। इरफान ने एक शॉप खरीदी है अपने नाम पे। इतना बता दें कि अभी तक क्या लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, इरफान की है फर्म की? इरफान की, ठीक है। उसने क्या किया, उसने चेक इशू कर दिया और अपने अकाउंट को डेबिट कर दिया, अपने अकाउंट को डेबिट किया, फर्म के अकाउंट को डेबिट नहीं किया। फर्म के अकाउंट को डेबिट नहीं किया, अपने अकाउंट को डेबिट किया है। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि उसने फर्म से या तो अपने जो उसका या तो जो उसका अपना प्रॉफिट बना होगा उसमें से माइनस करेगा, या ये फर्म से लोन ले रहा है। देखिए ना, वो अपने नाम पे खरीद रहा है, अपने अकाउंट को डेबिट कर रहा है। तो अगर वो अपने अकाउंट को डेबिट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? या पार्टनरशिप फर्म उसको प्रॉफिट देगी वहां से आएगा, या वो पार्टनरशिप से लोन लेगा फिर उसके अकाउंट में पैसा आएगा। आगे क्या हो रहा है, वो शॉप को रेंट पे चला रहा है और उसको मुनाफा हो रहा होगा। काशिफ ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई ये तो गलत है, ये फर्म की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बताइए फर्म की प्रॉपर्टी है या नहीं? टेक्निकली ये फर्म की प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि इरफान जो है, एक तो उसने अपने नाम पे खरीद ली, दूसरा उसने अपने अकाउंट को डेबिट किया, पार्टनरशिप के अकाउंट को डेबिट नहीं किया। अपने अकाउंट को जब वो डेबिट करेगा उसको पैसा भी तो चाहिए होगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? फर्म के मुनाफे से, या वो फर्म से लोन की फॉर्म में लेगा। तो कुछ भी हो, जब फर्म दूसरी पार्टी को पैसा ट्रांसफर कर देती है तो फिर वो पैसा फर्म की प्रॉपर्टी में नहीं आता, वो पैसा दूसरी पार्टी की प्रॉपर्टी में चला जाता है। तो इस केस में चाहे वो लोन लेके करे या चाहे वो प्रॉफिट कमा के दुकान खरीदे, दुकान की मलकियत उसी के नाम की है, ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी काउंट नहीं की जाएगी। क्या ये सवाल क्लियर है? जी, क्या ये सवाल सबको क्लियर है? आगे आते हैं। स्प्रिंग 12, ए और बी पार्टनर्स हैं, बारबी के बिजनेस चला रहे थे। उन्होंने बिजनेस बेच दिया लाहौरी मज़ा को, और बिजनेस बेचा अलोंग विद इट्स गुडविल, जो कि अब जिस ओन्ड बाय सी। डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ अबव पार्टीज, अगर ए और बी सेम बिजनेस करना चाहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा। पहली बात तो ये कि क्या वो सेम बिजनेस कर सकते हैं उसी लोकेलिटी में, अगर आप गुडविल समेत अपना कारोबार बेच रहे हैं तो? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा था नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्या कहा था कि आप सेम बिजनेस नहीं कर सकते अगर आप गुडविल समेत फर्म की गुडविल समेत कोई
बिजनेस बेच रहे हैं, आप उसी लोकेलिटी में वो चीज नहीं बेच सकते। ठीक है, कोई मसला नहीं है। सवाल ने भी कुछ बात की है। सवाल कहता है कि नथिंग इज मेंशन्ड इन दिस रिगार्ड अंडर द एग्रीमेंट, यानी कि जो डीड उन्होंने शुरू में बनाई थी उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी। अब क्या करें? अब क्या करें? कोई बात मेंशन नहीं थी, ये क्लॉज थी ही नहीं। अब क्या किया जाए? वैसे आपस की बात है, अगर वो ये बिजनेस कर भी लें और डीड में कुछ मेंशन नहीं है, तो क्या उनको कोई रोक सकता है? क्या एग्रीमेंट किया जा सकता है इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अगर डीड में कुछ मेंशन नहीं है गुडविल के मुताबिक? सवाल ने क्या कहा? सवाल ने कहा नथिंग इज मेंशन, कुछ भी मेंशन नहीं था। तो टेक्निकली उन्होंने मेंशन ना करके गलती की, कॉन्ट्रैक्ट को अधूरा छोड़ दिया। तो इस अधूरेपन का फायदा उठाया जा सकता है, वो बिजनेस कर सकते हैं, अलबत्ता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मना किया। तो इसका एक सियासी जवाब बनेगा कि अगर तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजंस को फॉलो करें तो फिर तो एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ ट्रेड बिल्कुल वॉइड है, मगर उसके अंदर गुडविल वाली बात बतौर एक्सेप्शन आती है और वो वैलिड है। बट चूंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या अपने एग्रीमेंट के अंदर कोई ऐसी बात नहीं की जो कि उस क्लॉज को रोक दे, और अगर वो बिजनेस कर भी रहे हैं तो फिर वो बिजनेस अलाउ होगा। हाँ, मैक्सिमम वो क्या कर सकते हैं कि वो उसी जगह का नाम इस्तेमाल ना करें, थोड़ी बहुत वैरायटी चेंज कर दें, लोग चेंज कर दें, थोड़ा सा दूर खोल लें, उस लोकेलिटी में ना खोलें, अपनी थोड़ी सी ब्रांडिंग चेंज कर दें। तो ये एक सियासी सा आंसर आप लोग देंगे। अब अगेन सवाल चूंकि पुराना है तो आपको फिर थोड़ा सा इसको सियासी टोन में आंसर करना पड़ेगा। क्या ये सवाल क्लियर है? तो जो ये जो पुराने सवाल है ना, 2016 से पुराने, इवन बी लॉ के केस में तो रिसेंट चेंजेस भी आ गई थी। तो जो बहुत पुराने सवाल है ना उन पे आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि उस टाइम पे सिलेबस भी ज्यादा होता था, एरिया भी ज्यादा कवर्ड था। अब तो करंट सिलेबस जो है ना वो, मैं ये कह सकता हूँ कि पुराने सिलेबस का 25% है। अब तो उसने बी लॉ बहुत हल्का कर दिया, पहले बी लॉ काफी टफ होता था। आगे चलते हैं, स्प्रिंग 14 पहले देख लेते हैं, आसान है। उसने कहा कि बताइए प्रॉपर्टी ऑफ फर्म के बारे में जो जो कुछ चीजें जानते हैं। 5 नंबर के लिए आपने सब बातें यहाँ पे लिख देनी। एक चीज आप गौर करें, अभी तक हमने मैक्सिमम जितने सवाल किए हैं वो सारे प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 12 के अंदर शुरू में तो क्रैमिंग पोर्शन दिया ही हुआ है, प्रॉपर्टी के ऊपर तो थोड़ा सा लॉजिकल पोर्शन है, उस पर ज्यादा सवाल है। तो आपने उस प्रॉपर्टी वाले पोर्शन को अच्छे से तैयार करना है। आतिफ राजा नजीर पार्टनर्स हैं बुलंद एसोसिएट्स के अंदर। आतिफ ने राजा और नजीर को इन्फॉर्म किए बगैर बुलंद एसोसिएट्स की एक प्राइम प्रॉपर्टी अपने दोस्त तारिक को बेच दी और वो पैसा लेकर फरार हो गया। बताइए क्या राइट्स अवेलेबल हैं राजा और नजीर के पास? क्या वो मान जाएंगे? क्या यहाँ पे फ्रॉड हो गया? अब अगेन इसका आंसर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी कर सकते हैं। ये वैसे सवाल है जैसा उसने वो फैक्ट्री बेची थी अपनी, कि 20 मिलियन अर्न करती है, कल को पता चला था कि वो 8 मिलियन वाली है। तो जो बातें वहां पे लिखी थी वही बातें यहाँ पे भी आ जाएंगी। वॉइडेबल होगा, कंपनसेशन मांगी जाएगी, उसको पकड़ा जाएगा। आपको याद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इस तरह का सवाल आता था कि कैशियर कैश लेके भाग जाता था।
तो आपको कुछ कुछ बातें याद है, तो ये मोर और लेस वहां से उस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं। अब एक चीज अगर पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है और वो चीज का सवाल आ जाए, मगर वही बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हो, तो फिर आप अपना आंसर वहां से कर रहे होंगे और बताएंगे कि पार्टनरशिप एक्ट में जितना हमारे सिलेबस में है वो ब्रैकेट में लिखेंगे, ये चीज कवर नहीं हो रही तो हम इसका आंसर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपको दे दें, क्योंकि हर पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर जगह पे एप्लीकेबल हो जाता है। आगे चलते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, रिसेंट सवालों को पहले देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि आई के अब क्या क्या पूछ रहा है। ताहिरा फरहाना सादिया पार्टनर्स हैं ब्राइडल बुटीक के अंदर, जो कि लोकल मार्केट में है। सादिया ऑल्सो ओन्स अ ज्वेलरी शॉप इन द सेम मार्केट। द शॉप इज मैनेज्ड बाय हर ब्रदर वसी। Taira Fatma were not aware of Sadia's interest in jewelry shop. Most of the clients from the bridal boutique buy jewelry set from Sadia shop. During the year, Sadia को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया 10 मिलियन का। Upon knowing the fact Sadia's interest in the jewelry shop, both Tahira and Farhana deemed Sadia to share her profits equally with them. बताइए कि क्या वो justifiable है या नहीं। सवाल पढ़े और मुझे इसका आंसर करें। सवाल पढ़े और मुझे बताइए कि क्या ये जस्टिफाइबल लग रहा है आपको या नहीं लग रहा। क्या ये बिजनेस जो सादिया कर रही है वो सेम नेचर का है? क्या ब्राइडल बुटीक और ज्वेलरी सेट्स सेम है? क्या कपड़ा और जेवर सेम होता है? कपड़े बेचना, जेवर बेचना, क्या हम इसको कभी सेम मान सकते हैं? बताइए, क्या आपको जस्टिफाइबल लग रहा है? सेम नहीं है बट लिंक है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सादिया को रोक दें काम और कारोबार करने से, एग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ ट्रेड वॉइड होता है। इस बात पे तो सारे एग्री करते हैं। क्या ताहिरा और फरहाना ने कभी इस चीज का जिक्र किया कि तुमने ये काम नहीं करना? आपको याद होगा हमने कहा था कि अगर एक पार्टनर अपना जाती बिजनेस चलाना शुरू कर दे और पार्टनर्स को लगे कि उसका जाती बिजनेस हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है, या उसकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपने बिजनेस में हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही है, तो फिर पार्टनर्स उसको एक्सप्रेसली रोकेंगे, उसको रोकेंगे। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, वही क्लाइंट जो कि बुटीक पे आते हैं, पहले वो क्लाइंट कहाँ पे आता है, उस बुटीक पे, उस बुटीक को कोई ना कोई प्रॉफिट देके जाता है, और फिर वही क्लाइंट आगे ज्वेलरी परचेज करता है जो कि सादिया की अपनी है। पहली बात तो ये कि क्लाइंट सेम है, और उस क्लाइंट की वजह से बुटीक वालों को नुकसान नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है, क्योंकि वो कस्टमर पहले बुटीक पे आ रहा है। दूसरी बात, सादिया खुद से ये बिजनेस रन नहीं कर रही, उसका भाई कर रहा है। तीसरी बात, जब सादिया ने ये काम में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया तो इससे तायरा फरहाना को कोई मसला नहीं था। चौथी बात, इस कारोबार से ताहिरा और फरहाना को कोई नुकसान नहीं हो रहा, मगर जब उनको नजर आया 10 मिलियन का प्रॉफिट तो उनकी लाल टपकने लगी, और उन्होंने कहा भाई हमें तो मुनाफा चाहिए, पैसे चाहिए, हमें उसी रेशियो में चाहिए जिस रेशियो में हमने पार्टनरशिप की थी, हालांकि ये पार्टनरशिप से हट के है।
आप इसको पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी काउंट नहीं कर सकते। तो टेक्निकली वो जस्टिफाइड नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने रोका होता शुरू में ही और फिर सादिया का ये काम कर रही होती तो फिर वो जस्टिफाइबल थे। अदर देन दैट जस्टिफिकेशन कोई अराइज यहाँ पे नहीं होती। मुझे बताइए, इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर है? अब समझ आई कहानी? जो मजे की बात यह है कि पहले वही कस्टमर उनकी बुटीक पर जाता है, फिर वही कस्टमर ज्वेलरी खरीदता है, तो वो ये नहीं कह सकते कि तुमने मेरा क्लाइंट तोड़ लिया या तुमने मेरा कारोबार बंद करवाया। वो कहेगी भाई पहले तुम्हारे पास आता है फिर मेरे पास आता है। साफ साफ लिखा हुआ है। क्या ये सवाल सबको क्लियर है? फिर आई के अपने बहुत मजे का काम किया। ऑटम 20 में उसने कहा कि बताएं जनरल ड्यूटीज क्या होती है, और उससे पहले ऑटम 19 में कहा हुआ है कि बताएं मैंडेटरी ड्यूटीज क्या होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर हमें डिस्कशन करने की जरूरत है। आगे चलते हैं। आगे जो है वो देख लेते हैं। तकी साकिब अबरार पार्टनर्स हैं ट्रेडिंग फर्म में। By an agreement among themselves, they decided that no partner shall have the authority to buy or sell goods beyond the limit of 20,000 without the consent of other partners. रुक जाओ। तीन पार्टनर्स हैं, ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया जिसमें एक रिस्ट्रिक्शन क्लॉज ऐड कर दी कि कोई भी पार्टनर कुछ चीज ना खरीदेगा ना बेचेगा 20,000 से ज्यादा जब तक बाकियों की रजामंदी ना मिल जाए। इग्नोरेंट ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन। इग्नोरेंट, ये इग्नोरेंट क्या चीज जाहिर करती है? उसने जान के किया या उसको पता ही नहीं था, वो मासूम था? ये इग्नोरेंस क्या चीज वाजिया कर रही है, क्या चीज दिखा रही है? हाँ जी बताइए, आवाज क्लियर है? ये इग्नोरेंस क्या चीज दिखा रही है बेसिकली? ये इग्नोरेंस क्या चीज दिखा रही है? इग्नोरेंस ये चीज दिखा रही है कि भाई उसको पता नहीं था या उसको पता नहीं चला, गलती से हो गया। गलती, गलती से हो गया, जान के नहीं किया। मुझे बताइए, अगर कोई चीज गलती से हो जाए, जैसे इस केस में उसने 45,000 की चीजें बेच दी गलती से और कंसल्ट नहीं किया, तो अगर इसके बेचने से कोई फर्म को नुकसान हो जाता और वो गलती से हुआ होता, तो क्या सिर्फ हम वाजिद को लायबल करते या पूरी फर्म लायबल हो जाती? याद करें, मैंने आपको बताई हुई चीज। अगर गलती हो तो क्या हो? पूरी फर्म को लायबल कर दें या सिर्फ उस अकेले बंदे को लायबल करें? पूरी फर्म को लायबल करते हैं। और अगर उसने जान के किया होता तो फिर वो अकेला शख्स लायबल होता। तो लाइबिलिटी के अंदर आप ये लिखेंगे कि भाई चूंकि वो इग्नोरेंट था तो पूरी फर्म लायबल होगी। हाँ, अगर उसने जान के किया होता तो फिर सिर्फ वो शख्स ही लायबल होता। और जब हम पूरी फर्म की लाइबिलिटी की बात करते हैं तो दैट इज जॉइंट एंड सेवरल। दैट इज जॉइंट एंड सेवरल। अच्छा जी, 3, 7, ये 7 सवाल रह गए हैं। और ख्वाहिश तो ये है कि अब आप ये 7 सवाल कल अटेम्प्ट करें, आज और कल, और जहां पे मसला आए वो पूछे। अदरवाइज अगर मैं सब कुछ ही करवा दूंगा तो फिर आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। तो ऑटोमेटीन के पार्ट बी से लेके स्प्रिंग 15 के पार्ट बी तक
ये अब आप लोगों ने खुद से अटेम्प्ट करना है, जहां फंसे फौरन से पूछें। ये अटेम्प्ट्स नोट कर लें और ये ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा अटेम्प्ट्स। स्प्रिंग 15 का क्वेश्चन 4A 4B, स्प्रिंग 16 का क्वेश्चन 4B, ऑटम 16 का क्वेश्चन नंबर 4A, ऑटम 17 का 4B, स्प्रिंग 18 का 4A और ऑटम 18 का 5B। 5B इसलिए क्योंकि A हमने डिस्कस कर लिया है, B के लिए हमारे पास टाइम अभी बच नहीं रहा। तो अब आप लोगों ने सवालों को अटेम्प्ट करना है और मुझे बताना है ग्रुप के अंदर के क्या मसले मसाइल आपको नजर आ रहे हैं, पेश आ रहे हैं। हम लोग मिलेंगे मंडे वाले दिन और शुरू कर देंगे चैप्टर नंबर 13। एंड आई एक्सपेक्ट कि अब आप लोग इतने काबिल हैं कि 11वें और 12वें के मास्टर क्लास कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी फस। ठीक है जी, कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? डन, मिलते हैं मंडे को। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।